नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। अपनी इस श्रृंखला के तहत अब तक हम आपको देश के अनेक राज्यों के राज्यपालों से मिला चुके हैं। इसी कड़ी में हम आज आ पहुंचे हैं देश के एक और सीमावर्ती राज्य असम में। आज़ादी के आंदोलन से निकले अपने ज़माने के मशहूर पत्रकार और राजनेता जानकी वल्लभ पटनायक इन दिनों असम के राज्यपाल हैं। वो संस्कृत के उद्भट विद्वान हैं और अनेक ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। लेकिन उनका सफ़र शुरू होता है ओडिशा से। उन दिनों देश में आज़ादी की जंग जोरों पर थी। गोरी हुकूमत के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा उठ खड़ा हुआ था। पूरब के राज्य ओडिशा में स्वाधीनता के लिए लोग घरों से निकल पड़े थे। ऐसे ही माहौल में 87 साल पहले पुरी के पास रामेश्वर गांव में गोकुलानंद पटनायक के घर जानकी वल्लभ पटनायक का जन्म हुआ। बचपन से ही देशभक्ति और समाज सेवा के संस्कार मिले। स्कूली शिक्षा के बाद उत्कल विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर करने के दौरान ही वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर चुके थे। 1950 में जानकी वल्लभ पटनायक राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता की पारी भी शुरू हो गई थी। 1952 से 66 तक वो अंग्रेजी दैनिक ईस्टर्न टाइम्स और उड़िया दैनिक प्रजातंत्र के संपादक रहे। पौरुष नाम की एक मासिक उड़िया पत्रिका के भी वो संस्थापक संपादक रहे। 1971 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 5 दशक से भी ज्यादा के राजनीतिक सफर में जानकी वल्लभ पटनायक ने मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में मंत्री तक की जिम्मेदारियां स्वीकार की। 3 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके जानकी वल्लभ पटनायक एक बेहतरीन लेखक भी हैं। उनकी गिनती ओडिशा के श्रेष्ठ लेखकों और अनुवादकों में होती है। उड़िया साहित्य में अनुवाद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी ने भी सम्मानित किया है। 11 दिसंबर 2009 को उन्होंने पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम के राज्यपाल का पद संभाला। पढ़ने लिखने के अलावा तैराकी और यात्राओं के शौकीन जेवी पटनायक दुनिया के अनेक देशों की यात्रा कर चुके हैं। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में जानकी वल्लभ पटनायक ने जिंदगी के सफर की यादों को बांटा। 1930 में जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा, तब गांधी जी का ये लवण सत्याग्रह का मैसेज आया। और गांधी जी की लोकप्रियता का आलम कैसा था उन दिनों? उन दिनों तो बहुत प्रबल ही था। डेलांग में हमारा सर्वसेवा संघ का अधिवेशन हुआ 1938 में। मैं क्लास 9 का स्टूडेंट था। मैं उधर गया गांधी जी को देखने के लिए, फिर और दूसरा कुछ नहीं। तो उसके बाद हम जब घर लौटा और हम बैठे थे हमारा पिताजी के साथ, एक ग्वाला लौटा है यहाँ से। वो बोला, ये हमारा पड़ोसी था, प्रतिवेशी था। उन्होंने कहा, मैं तो महात्मा जी को देखने के लिए गया था पैदल में वो 80 मील
80 मील, हाँ। यानी करीब करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लोग पैदल जाते थे हाँ, गांधी को गांधी जी को देखने। देखने के लिए। कुछ अपने परिवार के बारे में, बचपन के बारे में और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। हाँ, मैं तो मेरे पिताजी है, मेरा गुरु, शिक्षा के गुरु है। और मैं प्राथमिक स्कूल में मुझे वृत्ति मिली थी, स्कॉलरशिप। माइनर स्कूल में वृत्ति मिली थी, हाई स्कूल में वृत्ति मिली थी। हाई स्कूल का जो शेष क्लास है, 11th क्लास उस समय पढ़ा जाता था, वो 11th क्लास में 1942 जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का मैसेज सब जगह में पहुंच गया था। हमारा स्कूल में जब पहुंचा, मेरे नेतृत्व में 3 दिन तक स्कूल बंद रहा। कोई स्ट्राइक हो गया 3 दिन तक। उसके बाद हमारा कोई नेता नहीं था, तो हमको स्कूल को जाना पड़ा, लेकिन 3 दिन तक मुझे मालूम है। तो उसके बाद तो मैं एक गांधी जी की सब समय में उनका भक्त था, मैं सब समय उनकी चिंता ही करता था, पुजारी था मैं उनका। गांधी जी तो बहुत इतना आइडियल थे। जब गांधी जी मर गए, मैं देहावसान हो गया, तब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र था। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जब वो खबर मिला, मैं रोने लगा। मैं कभी मेरा पिताजी के मृत्यु के बाद रोना नहीं था, लेकिन मैंने रोना लगा। अच्छा, पत्रकारिता के रास्ते आप राजनीति में आए, राजनीति के बाद आप मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, इतने वर्षों, और अब आप असम के राज्यपाल हैं। आपने कभी सोचा था कि आप एक प्राथमिक शाला के शिक्षक के घर में पैदा होके कभी राज्यपाल के पद पर पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे या उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कभी सोचा था आपने? वेल, जब हम पत्रकारिता में थे, तब हम सोचते थे उड़ीसा के लिए ऐसा पोजीशन में रहूँगा जो देश के इसके लिए कुछ कर सकूँगा। ये सपना हमारा था। वही चीफ मिनिस्टर को से अलग कोई नहीं कर सकता। तो ये एक सपना था हमारा, जो सपना पूर्ण हुआ 1980 में, जब मैं केंद्र में मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, इंदिरा गांधी के कैबिनेट में। तो इंदिरा गांधी हमको भेजा, तो उड़ीसा में वही कोई नहीं था उस समय। इंदिरा कांग्रेस में जो बन सकेगा, हमारा पार्टी में वो जूनियर थे सब, इसलिए मैंने आना पड़ा। तो ये हो गया। इस सारे सार्वजनिक जीवन में आपके पास इतनी व्यस्तता थी, लेकिन आपने कई किताबें लिखी हैं, ग्रंथों की रचना किया है, अनुवाद किया है, तो इतना वक्त आपको कैसे मिलता था? कुछ हम तो वक्त करके करते थे, हम वक्त निकालते थे। इसलिए मेरे पिताजी एक बड़ा पोइट थे, और इस हम बोलते हैं हमारे वृत्ति अलगा है, लेकिन हमारा जो ये है क्या इंस्पिरेशन है, ये हमारा परिवार का इंस्पिरेशन है, पिताजी का इंस्पिरेशन है। हम तो उस समय लिखते थे जब खुर्दा स्कूल में, एक खुर्दा सब डिवीज़न हमारा था, जिसमें सब डिविजनल स्कूल में मैं पढ़ता था। उस समय हमारा पहला पोएम निकलता था फर्स्ट पेज में, सम्राट अशोक। अच्छा, अभी भी आपको जब वक्त मिलता है तो अभी आप क्या करते हैं? फुर्सत में किताबें लिखते हैं, संगीत सुनते हैं? हाँ, कुछ लिखते थे। मैंने संक्षेप में रामायण को किताब लिखा, महाभारत को किताब लिखा। तो ये एक 400 पृष्ठ का है, 500 पृष्ठ का है, और बहुत पॉपुलर में उड़ीसा में। और उसके अलग में महाभारत के भागवत के अनुवाद किया। और ये जो है हमारे बंकिम चंद्र, वो जो पिता है, उपन्यास का पिता है देश में, उनका जो सब उपन्यास हमने निकला था। एक पत्र हमारा मंथली मैगजीन निकलता था, मैगजीन में अनुवाद करके, हाँ, उड़िया में। उसके बाद वो पब्लिश्ड हुआ है, जिसके लिए साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मुझे मिला है। भूटान और बांग्लादेश की सीमा से सटे असम का सफ़र
भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू होता है। अपनी रंगारंग संस्कृति और विशिष्ट परंपराओं के चलते इस राज्य की सारे राज्यों से अलग पहचान है। लेकिन जेवी पटनायक का रिश्ता इस राज्य से बहुत पुराना है। अछूते सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है असम। पूर्वी छोर पर भारत का पहरेदार कहने वाला ये राज्य पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी है। प्राचीन काल में असम को प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए असम में संस्कृति और सभ्यता की प्राचीन और समृद्ध परंपरा रही है। 7 सिस्टर्स में से एक असम का क्षेत्रफल पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में सबसे बड़ा है। असम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी खेतीबाड़ी और आबादी की बड़ी संख्या को बुनियादी जरूरतें मुहैया कराती है। देश की ये इकलौती नदी है जिस पर सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं। जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी राज्य में है। माजुली अपने अनोखे वैष्णव सत्रों और नदी पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन साल दर साल आने वाली बाढ़ और भूमि कटाव के चलते आज इसका अस्तित्व खतरे में है। असम में प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला और रबर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन में इस राज्य की अलग पहचान है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर असम में बांस के जंगल और चाय बागान खूब हैं। बांसों के मचान पर घर बनाकर रहने की कला लोगों के हुनर और कौशल को बयान करती है। यहाँ का मूंगा और पाट रेशम दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाता है। इस राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाने वाला एक सींग का गैंडा असम की धरोहर है। लोक संस्कृति और कलाओं से भरपूर असम के लोक जीवन के अनेक रंग हैं। यहाँ के लोगों का जनजीवन संगीत और नृत्य से सराबोर है। नई फसल की बुआई के दौरान मनाया जाने वाला बिहू राज्य का सबसे रंगारंग उत्सव है। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने गहरी छाप छोड़ी है। इंदिरा गोस्वामी ने जहां असमिया साहित्य को एक नई ऊंचाई दी, वहीं गायक और फिल्मकार भूपेन हजारिका ने असम के लोक संगीत और लोक कला को देश विदेश में अलग पहचान दिलाई। उत्तर में भूटान और पश्चिम में बांग्लादेश से सटे इस राज्य में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। घुसपैठियों की बढ़ती तादाद से राज्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे पर असर पड़ा है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं। लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 7 सांसद असम से चुने जाते हैं। जाने माने लेखक और राजनेता जानकी वल्लभ पटनायक 4 साल से असम के राज्यपाल हैं। उन्होंने समाज के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर काफी काम किया है। असम के सरोकारों और चुनौतियों से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में उन्होंने इन सरोकारों के बारे में बात की। जगन्नाथ संस्कृति और शंकरी संस्कृति दोनों में बहुत मेल है, समानता है का समानता है। तो ये समानता को बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश किया। ये एक काम था। दूसरा काम ये था, जो ये सत्र में इधर कई सत्र है जिसमें महिला प्रवेश निषेध था। मैं जाके बरपेटा करके 20-30 महिलाओं को मैं साथ में लेके चला गया। अच्छा। इसमें एक ऐसा ही कंपन हुआ असम समाज में और क्षेत्र में। सब लोग कहे एक बड़ा संस्कार, 300-400 साल तक ये सब सत्र में कोई महिला जा नहीं सकते थे। एक बार इंदिरा गांधी आए थे, उनको मना किया गया। आचार्य विनोबा भावे आए थे, उनके शिष्या और शिष्यों के साथ शिष्या भी थे, उनको मना था, आप नहीं जा सकते महिलाओं के साथ। ये लौट गए। अमृत प्रीतम और आसाम के जो बड़ा लेखक है इंदिरा गोस्वामी, ये दोनों गए थे। उनको बोला नहीं, आप नहीं जा सकते।
आपने तो कुछ मस्जिदों में भी महिलाओं का प्रवेश, उसके बाद मस्जिद में, आसाम के कोई मस्जिद में महिला प्रवेश निषेध है। महिला जाके वहाँ ये नमाज नहीं पढ़ सकते। आसाम जैसा है, उड़ीसा भी ऐसा है। यहाँ एक कमिश्नर थे, वो मुसलमान थे, और मेरे साथ मेरे धर्मपत्नी थे मिसेस पटनायक, तो और 2-3 महिलाएं थे, बहुत फॉरवर्ड थे, लिबरल थे। मैं कहा ये चारों को लेकर के मस्जिद में नमाज, पूरा नमाज होना चाहिए। हो गया, शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गया। शुरुआत होने के बाद टेलीग्राफ में लिखा है हिस्टोरिक नमाज इन आसाम। आप जब आए तब शिक्षा की स्थिति कैसी थी? यूनिवर्सिटीज़ के हाल कैसे थे? विश्वविद्यालयों के हाल कैसे थे? हम तो यूनिवर्सिटियों के साथ संपर्क हैं, तो मैं कोशिश किया यूनिवर्सिटी में जो गुटबाजी रहा था शिक्षकों में, ये गुटबाजी बंद हो। इसलिए कई जगह में ये गुटबाजी बंद करने के लिए मैंने कोशिश किया, सक्सेसफुल हुआ है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में इन पर्टिकुलर। अच्छा, असम में बड़ी संख्या में आदिवासी इलाका भी है और यहाँ के कुछ ज़िले जो हैं वो आदिवासी बाहुल्य हैं, और भारत का संविधान आपको कुछ खास अधिकार देता है। तो आपने आने के बाद उन ज़िलों में कुछ काम, ये है हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है। ये ज़िलों में प्रोग्रेस बहुत कम है। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में गया था, देखा है, इसमें रास्ता बहुत खराब है। हॉस्पिटल से डॉक्टर्स नहीं, स्कूल से शिक्षक नहीं रहते। ये इतना खराब रास्ता है, तो कम्युनिकेशन बहुत खराब था। तो ये सब जगह में पंचायत राज नहीं है। तो मैं आके अभी कोशिश कर रहा हूँ सब डिस्ट्रिक्ट में पंचायत राज होगा, जितने 62 डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, असम 2 देशों की सीमा से लगता हुआ है, तो सीमा पर होने के कारण एक बड़ी समस्या बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की भी है, और काफ़ी समय से ये समस्या बनी हो रही है। कुछ ये समस्या आपके सामने आई है? बिल्कुल, ये तो आई है। एक बड़ा कारण है, यहाँ नदियाँ बहुत है, हिमालय से आकर के बांग्लादेश होकर समुद्र को जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं है। बॉर्डर फेंसिंग होने से भी नदी के ऊपर फेंस का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है, हो सकता नहीं। तो इसलिए बहुत लोग ऐसे ही आते थे, रिवर ट्रैफिक के जरिए। हाँ, बहुत ये एक बिल्कुल एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया था असम में। रास्ता घाट का जो है, इसकी उन्नति के लिए मैंने भी कुछ काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज़्यादा पैसा आए, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आसाम में कम्युनिकेशन ठीक नहीं होने से ये सब जो प्रॉब्लम होता है अभी, ये संतरासवाद का जो प्रॉब्लम होता है, नक्सलवाद का जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। अच्छा, एक आपका लंबा संसदीय और विधानसभा का और संसद का अनुभव है। एक बात जो इन दिनों कही जाती है कि जब देश की आबादी 40-45 करोड़ थी तो संसद और विधानसभाओं में ज़्यादा काम होता था। उन दिनों चुनौतियां कम थीं, देश के सामने समस्याएं कम थीं, और संसद करीब करीब 6 महीने 180 या 190 या 200 दिन तक काम करती थी, या विधानसभा काम करती थी। अभी आबादी दोगुनी हो गई है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग हो गए हैं, समस्याएं बढ़ गई हैं, आए दिन चुनौतियां नए तरह की सामने आ रही हैं, और संसद और विधानसभाओं की जो बैठकें हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। कितना चिंता की बात है आपके लिए? बहुत चिंता की बात है। मैं जब था लोकसभा का मेंबर, वो तर्क बहुत होता था, बहुत तर्क होता था, ऐसा कोई बंद नहीं होता था। जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में मैं था, उसमें मैं देखा है जैसा ही होना चाहिए 6 महीना तक साल होता है उस समय, साल एक प्रति साल 6 महीना लोकसभा का बैठक होगा, राज्यसभा का बैठक होगा। अभी असम के मामले में एक्सपीरियंस क्या है आपका? असम में ऐसा नहीं है, असम में कम दिन बैठते हैं, लेकिन वो तो हो गया, उनका अभ्यास हो गया, परिवर्तन का जरूरी नहीं। लेकिन जब विधानसभा बैठता है तर्क होता था,
तर्क होता है। अभी जब लोकसभा को आप देखेंगे, राज्यसभा को देखेंगे, क्या हो रहा है? देश का आदर्श ये होना चाहिए, लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए। क्या आदर्श आप सीखेंगे उससे? लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है। बहुत कुपरिणाम उससे होता है। ऐसा क्या डेमोक्रेसी चल सकता है? आप जो सब लोगों के हितकारी बिल है पास नहीं कर सकेंगे, डिस्कस नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही एक सेशन से दूसरा सेशन तक ऐसा ही चल रहता है। साल भर भी एक कानून जो बहुत ज़रूरी है उसको पास नहीं कर सकते। कितना दिन चलेगा ऐसा? जानकी वल्लभ पटनायक पुराने दौर के राजनेता हैं, उस दौर के जबकि राजनेताओं के नाम पर लोग नाक भौं नहीं सिकोड़ते थे और उनको लेकर दिलों में इज्जत और प्यार था। अपने आदर्शों और मूल्यों की राजनीति का एक बड़ा खजाना असम के राज्यपाल के पास है। एक सफर उनकी यादों और अनुभव के साथ। करीब 60 साल से भी ज्यादा समय सार्वजनिक जीवन में गुजार चुके जानकी वल्लभ पटनायक भारतीय राजनीति के लंबे दौर के साक्षी रहे हैं। वे 14 साल तक ओडिशा के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। केंद्रीय राजनीति में उन्होंने लंबा वक्त गुजारा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उड़िया साहित्य, फिल्म और कला के विकास के लिए शानदार काम किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए जानकी वल्लभ पटनायक ने श्रम और पर्यटन मंत्री के अलावा अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। राज्यसभा टेलीविजन ने जानकी वल्लभ पटनायक से उनकी इस लंबी पारी के बारे में बात की। जब हम स्वतंत्र हुए जी, उस समय हमारा जो अवस्था थी, अभी जो अवस्था है उसमें बहुत फर्क है। उस समय तो लोग खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, लोगों को बहुत दुख में लोग थे। लेकिन अभी तो ये स्थिति नहीं है भारतवर्ष का, बहुत बढ़ोतरी हुआ है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन को भी हम देखना चाहिए। अभी आप 1947 की स्थिति को याद कर रहे थे कि उस समय खाने के लिए नहीं था। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी। आज हम जहां आ पहुंचे हैं, तो आपको संतोष है कि हम लोग जो ठीक जो है सफ़र कर पाए हैं? हाँ, ठीक। क्या कारण है इसका? ठीक दिशा में हम चल रहे हैं। और ये जो ठीक दिशा में चल रहे हैं इसके कारण है हमारा जो नींव है, जो देश की योजना का नींव है। देश क्या था, क्या होना चाहता था, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव दिया, पकाया। और नींव के अनुसार अभी हमारा देश का बढ़ोतरी संभव हुआ है। अच्छा, आपको राजनीति में 5 दशक से भी ज़्यादा हो गया। केंद्र में आप रहे, संसद में आप रहे। 5 दशक नहीं, 6 दशक। 6 दशक हो गया। उसके पहले आप संपादक भी तो रहे और उड़ीसा के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे। तो जो अब तक का एक राजनीतिक निचोड़ मैं आपके कहूँ, आपके अनुभव का क्या है? जब आपने पारी शुरुआत की, उस समय नेहरू जी का युग करीब करीब उतार पर था। लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी आई। तो उस समय की राजनीति और आज के दौर की जो राजनीति है, उसमें भी कुछ आप बुनियादी फ़र्क देखते हैं? देखते हैं। देखिए, मैं हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उस समय में। 1948 की बात मैं कहता हूँ। 48 या 48 के मध्य भाग या 49, ठीक नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सरदार पटेल जी गए थे। यहाँ हमारा यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न यूपी के कांग्रेस कर्मियों की सम्मेलन हुई थी। जी। हम जो स्टूडेंट एक्टिव थे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, हम लोग को भी निमंत्रित किया गया था। जी। मैं उधर उपस्थित था। जी। उन्होंने कहा यूपी का दान महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता संग्राम में। बहुत विभूतियाँ यूपी से निकले हैं जो हमारा स्वतंत्रता को स्वतंत्रता संग्राम में प्रधान भाग लिया।
पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, ऐसा अनेक नाम कहा। उसके बाद उन्होंने कहा ये सब तारकाएं थे, लेकिन चंद्रमा कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उनके मुंह से ये निकला, इतना प्रशंसा किया था उन्होंने, की थी उन्होंने, तो आप इससे मालूम पड़ेगा कितना श्रद्धा था जवाहरलाल नेहरू के पास उनका। डिफरेंसेस होता है पॉलिसी में, ये तो डेमोक्रेसी का ये उसकी तो खासियत है ये। भाषा है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्या लोग ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, या लोगों के अंदर उतना पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तो जल्दी कुछ पा लेना चाहते हैं, इसलिए वो माहौल विषाक्त हुआ है? ये तो होना ही चाहिए, लोगों वो चाहते हैं, लेकिन जो नेतृत्व है, नेतृत्व जनता को ठीक दिशा में लेना चाहिए। जो हमारे फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे देश की नेता थे पहले जब स्वतंत्रता हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को ये दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एकीकरण में, देश का एकीकरण में जो भूमिका ली थी, कल्पना नहीं कर सकते अभी आप। He was the Bismarck of India, and he unified the entire country. नहीं तो जितने सब ये देशीय राज्य थे सब, ये तो स्वतंत्रता घोषणा करने वाले थे। और मेरे ख्याल है कई मामले में तो बिस्मार्क से भी बेहतर उनका काम था, क्योंकि बिस्मार्क ने तो काफी वक्त लिया था वो सारी राज्यों को मिलाने में। ये तो 2 साल में कर लिया भारतवर्ष को, इकट्ठा कर लिया, इतना बड़ा काम, और पीसफुली, डेमोक्रेटिकली। जो 71 का वॉर हुआ और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उस समय दुनिया भर में भारत की फौज और सेना की लोकप्रियता, इंदिरा जी की लोकप्रियता, भारत की इज्जत बढ़ी थी, बहुत कुछ बढ़ गई। अमेरिका में जो टाइम मैगजीन भी निकला था, मैं उसका पढ़ रहा था उस समय में, तो टाइम मैगजीन इतना भारत की प्रशंसा की है टाइम मैगजीन ने, और सब देश में दुनिया के भारत का महत्व बहुत बढ़ गया है। बहुत क्या बात है। One war was enough for India to take it to a great height. एक तरफ तो हमारा देश इस तरह से ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक कुछ तकलीफदेह बात भी है। आपने संस्कृत का बहुत गहरा अध्ययन किया है, संस्कृत जो अनेक भाषाओं की माँ कही जाती है, लेकिन इन दिनों जो संस्कृत का हाल है, मुझे लगता है कि शायद हम लोगों ने कहीं अनजाने में ही एक संस्कृत की हत्या तो नहीं कर दी है। अब नहीं उस तरह से संस्कृत पढ़ाई जाती, बोली जाती है। हत्या तो नहीं है, लेकिन संस्कृत को मैट्रिक तक कंपल्सरी करना चाहिए। मेरा ये सोच है, जब तक संस्कृत मैट्रिक तक कंपल्सरी नहीं होगा, तब तक हमारा लैंग्वेज की उन्नति नहीं होगी। तो ये थी असम के राज्यपाल जानकी वल्लभ पटनायक के साथ हमारी मुलाकात। अगले एपिसोड में चलेंगे किसी नए राज्य में और मिलाएंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।